जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली शाम को 6 बजे चलती है। यदि आपने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग की सभी क्लासेस आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्लासेस आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी क्लासेस में मैं जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से होते हैं। तो इस वजह से ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे आपको पैटर्न दिए गए हैं, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन तीन पैटर्न में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला पैटर्न देखा जाए तो पहले वाले पैटर्न में आप ध्यान दीजिए, यदि हम ये क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है यानी आयत दिया है। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। यदि हम इन चारों भुजाओं को ऐड कर दें तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 रेक्टेंगल दिए गए हैं तो 4 तिहाई 12, यानी यहाँ पे 12 भुजाएं होंगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन ये ट्रिक गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक सर्कल वाला पैटर्न भी है। चूँकि सर्कल की कोई भुजाएं नहीं होती है तो यहाँ पे हम सर्कल में भुजाओं को ऐड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें यहाँ पे दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो इन तीनों आयतों को, इन तीनों रेक्टेंगल को किस प्रकार डिवाइड किया जाए, किन नंबरों में डिवाइड किया जाए कि हमारा आंसर प्लस करने पे 12 आ जाए। ठीक है, आपने समझा मैंने क्या कहा। यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि इन तीनों रेक्टेंगल को किन नंबरों में डिवाइड किया जाए कि उन नंबरों को जोड़ने पर हमारा आंसर 12 आ जाए। तो यदि हम रेक्टेंगल को, पहले रेक्टेंगल को 4 नंबर दे दें, दूसरे रेक्टेंगल को 4 नंबर दे दें और तीसरे रेक्टेंगल को 4 नंबर दे दें, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ये आंसर आ गया, बिल्कुल सही। अब हम दूसरा पैटर्न देखते हैं। तो यदि हम दूसरे पैटर्न में इस वाली डायग्राम को, या इस कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं पंचभुजी, ये क्या है, पंचभुजी आकृति है। तो इस वाली पंचभुजी आकृति को 5 नंबर दे दे, दूसरी वाली पंचभुजी आकृति को 5 और तीसरी वाली को भी 5 दे दे, तो यहाँ पे हमारा ऐड करने पे क्या आंसर आएगा, 15, बिल्कुल सही। अब हम सर्कल वाला पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 6 को 3 भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी सर्कल को 2-2 नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा, 6। यानी यहाँ पे हमने देखा आयत को 4, पंचभुजी आकृति को 5 और सर्कल को 2 नंबर मिले हैं। सेम नंबर हमें यहाँ पुट कर देना है। 4 में, आयत में हमने 4 पुट कर दिया, यहाँ पे 5 और सर्कल में 2। अब इन्हें ऐड करेंगे, कितना आएगा, 5 4 9 2 11, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 दोस्त हैं, राम, शिव, सुनील, रवि और रोहन। ये एक ट्यूशन बैच में है। ठीक है, 5 दोस्त हैं, राम, शिव, सुनील, रवि और रोहन। अब आपको क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा उस हिसाब से आपको इनकी सभी जगह पुट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि राम रोहन से बड़ा है। राम किससे बड़ा है, राम बड़ा है रोहन से। एक मिनट, यहाँ पे रोहन मैं लिख नहीं पा रही हूँ, थोड़ा और साइड करके लिख देती हूँ। सबसे पहले हम लिख देते हैं रोहन, ये है रोहन और यहाँ पर है राम। तो राम किससे बड़ा है, रोहन से। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा अलग करके लिख देते हैं, रवि और शिव ये किससे बड़े हैं, ये बड़े हैं सुनील से। रवि और शिव बड़े हैं सुनील से, जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है। ये आया क्वेश्चन में ट्विस्ट। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले ये कह रहा था कि राम रोहन से बड़ा है, फिर क्वेश्चन ने आगे ये कहा कि रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में जो या जिनकी वर्ड यूज़ की जाए तो वो वर्ड होता है दूसरे पर्सन के लिए, यानी सबसे हमारा पहला पर्सन क्या हो गया, रवि और शिव। ये वाली जो लाइन है ना, रवि और शिव सुनील से बड़े हैं, जिनकी आयु राम और रवि के बीच है, इस वाले लाइन में सबसे पहला पर्सन हो गया रवि और शिव, दोनों होंगे, एक नहीं होगा, दोनों होगा। रवि और शिव पहला पर्सन होंगे, दूसरा पर्सन होगा हमारा सुनील। ठीक है, तो जो जिनकी वर्ड है वो सुनील के लिए इस्तेमाल किया गया है। जिनकी आयु यानी कि सुनील की आयु राम और रवि के बीच में है। तो सुनील की आयु कहाँ पर है, राम और रवि के बीच में। तो यहाँ पर राम है तो यहाँ पर रवि होगा, यहाँ पर रवि होगा और यहाँ होगा सुनील, यहाँ होगा सुनील। ठीक है, ये हमने सिंबल बना दिया। अब क्वेश्चन सबसे शुरू में क्या कह रहा था कि रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। तो देखिए 4 लोग हैं यहाँ पर, एक ही नहीं है, तो हम एक को भी लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा शिव। ठीक है, ये हमारा
पूरी सीरीज बन के तैयार हो गई। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। राम रोहन से बड़ा है, रवि और शिव सुनील से बड़े हैं, ठीक है, जिनकी आयु यानी सुनील की आयु रवि और राम के बीच में है। यदि इन सभी की आयु को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाया जाए, तो क्या ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है? बिल्कुल सही। सबसे बड़ा शिव है, फिर रवि है, फिर सुनील है, फिर राम है, फिर रोहन सबसे छोटा है। तो ये तो आरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो हमें इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं, यही हमारा आरोही क्रम होगा। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि यदि इनके क्रम को यदि इन सभी की आयु को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से उस क्रम के मध्य में कौन सा है, यानी बीच वाला पर्सन आपको बताना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीच वाला पर्सन है सुनील, ठीक है, इधर शिव रवि, इधर राम रोहन, बीच में कौन है? सुनील। सुनील दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में यहाँ पर यहाँ पे क्या शब्द आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम इस श्रृंखला में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये दिया गया है AYD, ये है BVF, ये है CS और H, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यदि हम A से +1 करते हैं तो B आएगा, B से +1 करते हैं तो C आएगा, C से +1 करते हैं तो कितना आएगा? D। इसी प्रकार से Y से यदि हम -3 करते हैं तो V आएगा, V से -3 करते हैं तो S आएगा, और S से -3 करते हैं तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा P। S से -3 करेंगे तो P आ जाएगा। इसी प्रकार से D से +2 करते हैं तो F आएगा, F से +2 करते हैं तो H आएगा, और H से +2 करेंगे तो J आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने A से +1 किया, ठीक है, A से +1 किया तो B आया, B से +1 C करेंगे, C से +1 D आएगा, Y से -3 V आएगा, V से -3 S आएगा, S से -3 P आएगा, D से +2 F आएगा, और F से +2 H आएगा, ठीक है। F से D से +2 करेंगे तो F आएगा, और F से +2 करेंगे तो H आएगा, और H से यदि हम +2 करते हैं तो आएगा J, ठीक है। H से +2 करेंगे तो J आएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? DPJ, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है और यहाँ पे क्या लेटर आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीरीज लिख देती हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आज के टेस्ट में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन सीरीज वाले लिए हैं, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन एक ना एक तो ज़रूरी पूछा जाता है, इसीलिए ये सीरीज वाले क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या रिलेशन है। बहुत ही ईजी सा रिलेशन है, विदिन 3 सेकेंड के अंदर आप आंसर निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, B से E तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +3। E से H तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +3। H से K तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +3। K से यदि +3 करते हैं तो आएगा N, और N से +3 करेंगे तो आएगा Q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ हुई? +3 की। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल गया है? N, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर D में, ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मोहन सोहन से लंबा है, ठीक है, ये फिर से लंबा और छोटा वाला क्वेश्चन आ गया, फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि मोहन लंबा है सोहन से, मोहन किससे लंबा है? मोहन लंबा है सोहन से। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि रमेश मोहन से छोटा है, रमेश जो है मोहन से छोटा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है रमेश, रमेश छोटा है मोहन से, रमेश छोटा है मोहन से। अब क्वेश्चन आगे ये कहता है कि और संगीता तुलिका से लंबी है, ठीक है, संगीता लंबी है, संगीता लंबी है किससे? तुलिका से, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे ये कहता है कि लेकिन सोहन से छोटी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आया ट्विस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि मोहन सोहन से लंबा है, फिर क्वेश्चन कहता है कि रमेश सोहन से छोटा है, फिर क्वेश्चन ये कहता है कि संगीता तुलिका से लंबी है लेकिन सोहन से छोटी है, यानी कि संगीता किससे छोटी है? सोहन से। तो यहाँ पे आ जाएगी संगीता, यहाँ पे आ जाएगी संगीता, और संगीता के नीचे आ जाएगी तुलिका, ठीक है। यहाँ पे तुलिका लिखा है, यहाँ पे हमने सब पुट कर दिया, एक बच गया रमेश। अब रमेश को कहाँ पुट करें? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि रमेश मोहन से छोटा है, तो जाहिर सी बात है रमेश की जो प्लेस होगी वो मोहन के नीचे होगी, कहीं पर भी हो सकती है,
ठीक है, या तो रमेश यहाँ होगा या रमेश यहाँ होगा, कहीं पर भी रमेश हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा, रमेश जो है मोहन से छोटा ही आएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो हमें रमेश की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे लंबा पूछा है, जाहिर सी बात है सबसे लंबा मोहन होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि जो रमेश है वो मोहन से छोटा है, तो रमेश जो है मोहन के नीचे कहीं पर भी आ सकता है। क्वेश्चन हमारे ये पूछ रहा है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, मोहन, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। यहाँ पे प्रकृति और प्राकृतिक इनके बीच में एक रिलेशन दिया है, वही रिलेशन आपको पोषण से बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता देंगे। जिस प्रकार प्रकृति और प्राकृतिक का आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, प्रकृति यानी कि नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक का आपस में रिलेशन होता है, वही रिलेशन होता है पोषण का पोषित के साथ। ठीक है, प्रकृति प्राकृतिक ये रिलेटिव है और इसी तरीके से पोषण और पोषित रिलेटिव है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एग्ज़ाम में इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो ज़्यादा टफ नहीं होते, काफ़ी इजी होते हैं। बस एक बार आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो और ऑप्शंस देखेंगे तो बिल्कुल आराम से आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। इस क्वेश्चन में सुई और सिलना के बीच में एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपको कैंची से बताना है। जिस प्रकार सुई से हम क्या करते हैं, सिलाई, सुई से हम सिलाई करते हैं, सिलते हैं, उसी प्रकार कैंची से क्या करते हैं, काटते हैं। टुकड़े करना, खरोचना, फाड़ना नहीं, जिस प्रकार सुई से सिलाई करना उसी प्रकार कैंची से काटना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, काटना इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मोहरा लिखा है, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में मोहरा को 73541 में कन्वर्ट किया गया है, उसी प्रकार से कलिंगा को 2168901 में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यहाँ पे अगला शब्द दिया है, उसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि कूट भाषा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कई सारी ट्रिक लग सकती है। पहली ट्रिक क्या लगेगी, या तो आपको सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू दी होगी। दूसरी ट्रिक लगेगी, या तो आपको सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू देकर उन्हें ऐड कर देना होगा। तीसरी ट्रिक देगी कि या तो आपको सभी लेटर के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी होगी। चौथी ट्रिक है, या तो आपको सभी लेटर के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू ऐड करके दी गई होगी। और पांचवी और सबसे इजी ट्रिक होती है कि आपका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होगा, और इस क्वेश्चन में पांचवी ट्रिक लगी है। कौन सी ट्रिक, पांचवी ट्रिक। आपका आंसर जो है क्वेश्चन में ही छिपा है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम अपना पहला शब्द लिख लेते हैं। पहला शब्द है मोहरा। मोहरा को किस में चेंज किया गया है, 73541 में। फिर अगला शब्द है कलिंगा। कलिंगा, इसको किस में, यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है, ये ए लिखा है। इसको किस में चेंज किया गया है, 2168901। अब हमारा फाइंड क्या करना है, हम अपना फाइंड करने वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। हरलीन, HARLIN। आप मुझे ये बताइए कि हमें सॉल्व किसे करना है इसे। आप मुझे ये बताइए कि HA इस शब्द में मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। R भी इस शब्द में मिल जाएगा और LIN इस शब्द में मिल रहे हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो इस क्वेश्चन में ही छिपा है। हमें क्या करना है, बस इन HARLIN इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू इन दोनों शब्दों से लेकर उठाकर यहाँ पे पुट कर देना है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए HA की प्लेस वैल्यू क्या है, H को लिखा है 5, A को लिखा है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1। R की प्लेस वैल्यू क्या है, R को लिखा है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। LIN कहाँ दिया है, ये देखिए, ये दिया है LIN, तो LIN की प्लेस वैल्यू क्या है, 689। तो ये हमारी सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू हो गई। कितना आया, 514689, जो कि दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। 514689 ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री हैं। उसके 2 बच्चे हैं और उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। अजय का महिला से क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ये कहता है कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। मान लेते हैं ये हो गया अजय, ठीक है, ये है अजय।
अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, इसे हम मिटा के दोबारा से लिखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। अजय ने किसकी ओर इशारा किया? एक महिला की ओर। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह यानी कि ये महिला मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो अजय क्या कहता है? अजय इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये महिला मेरी माँ यानी कि अजय की, मेरी माँ के पिता, मेरे माँ की पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, यानी इस महिला के 2 बच्चे हैं। तो ये महिला कौन हो गई? अजय की खुद की माँ हो गई। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह यानी कि ये महिला मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। तो वो महिला कौन हो गई? अजय की माँ हो गई। ठीक है, उसके 2 बच्चे यानी इस महिला के 2 बच्चे हैं। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इस महिला के 2 बच्चे हैं। अभी हम इन बच्चों को पुट नहीं करेंगे, इस महिला के 2 बच्चे हैं। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है, यानी जाहिर सी बात है कि अजय जो है अपनी माँ का इकलौता पुत्र हुआ। और इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि उसके 2 बच्चे हैं, यानी कि एक बच्चा तो हो गया अजय और एक बच्चा हो गया अजय की बहन। ठीक है, अजय की बहन होगी, क्योंकि यहाँ पे ये भाई नहीं हो सकता। इस महिला के यानी अजय की माँ के 2 बच्चे हैं, एक अजय होगा, दूसरी बहन ही होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उसके इकलौते पुत्र यानी कि माँ का, अजय की माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी कौन है? रीता, पत्नी है रीता। ठीक है, इकलौते पुत्र की पत्नी कौन है? रीता। तो अजय का महिला से क्या संबंध है? उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह यानी कि यह महिला मेरी माँ यानी अजय की माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। उसके 2 बच्चे हैं, यानी अजय की माँ के 2 बच्चे हुए, एक तो हो गया अजय, दूसरी हो गई अजय की बहन। ठीक है, उसके इकलौते पुत्र यानी अजय की माँ के इकलौता पुत्र कौन है? अजय। अजय की पत्नी है रीता। उसके यानी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है रीता। अजय का महिला से क्या रिलेशन है? अजय का मतलब अजय महिला का क्या है? तो अजय महिला का पुत्र है। क्या हो जाएगा? अजय महिला का पुत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अजय की माँ है, अजय की माँ ये हो गई और अजय हो गया इस महिला का पुत्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कथन ये कह रहा है यानी स्टेटमेंट कि कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर हैं। तो ये हमने बना लिया व्यक्तियों के लिए, ये हैं व्यक्ति। कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, ये इंग्लिश। ठीक है, कुछ व्यक्ति क्या हैं? कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि वे सभी जो अंग्रेजी में कमज़ोर हैं कलाकार हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति यानी कि ये कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर हैं और वे सभी जो अंग्रेजी में कमज़ोर हैं क्या है? कलाकार हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कलाकार के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से समझा देती हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि कुछ व्यक्ति, कुछ ये व्यक्तियों के लिए सर्कल बना और ये अंग्रेजी के लिए सर्कल बना, और ये है कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमज़ोर हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि वे सभी जो अंग्रेजी में कमज़ोर हैं वे क्या है? सभी के सभी कलाकार हैं। तो ये बड़ा वाला सर्कल हमने कलाकार के लिए बना दिया। अब हम अपना निष्कर्ष पढ़ेंगे और निष्कर्ष के हिसाब से निष्कर्ष के हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा उसी का आंसर देंगे। तो निष्कर्ष कहता है कि कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, तो क्या कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं हैं? बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यक्तियों वाला सर्कल है। ठीक है, ये व्यक्तियों वाला सर्कल है और ये जो सर्कल हमारा गया है इस तरीके से, ये बड़ा वाला सर्कल, ये कलाकार वाला सर्कल है। तो कुछ व्यक्ति कलाकार हैं, कुछ व्यक्ति कलाकार हैं, नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। कुछ व्यक्ति कलाकार हैं, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा निष्कर्ष सही होगा? हमारा निष्कर्ष सही होगा कि निश्चित रूप से असत्य है। निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।